बस आज की क्लास के अंदर हम लोग पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स यानी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स की कंप्लीट थियोरी करेंगे। यानी कि जितनी भी मैक्सिमम थियोरी इसके अंदर बन सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से समझना और इसको अच्छे से लर्न भी कर लेना। तो सबसे पहले कंपनी है क्या? कंपनी की डेफिनेशन जो है वो बेसिकली क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कंपनी पेपर वर्क से बनती है, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कानून की नजरों में कंपनी की एक अलग पहचान है, एक अलग अहमियत है। तो कंपनी के ऊपर मुकदमा चलता है, ना कि कंपनी के मालिक के ऊपर। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कंपनी की कॉमन सील होती है। ये कंपनी का डेफिनेशन है। सील का मतलब स्टैंप, जो कि ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है। शेयर जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। शेयर कैपिटल जो टोटल पैसा कंपनी के अंदर लगा हुआ है उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं शेयर्स। और कंपनी के जो रूल गवर्न करते हैं वो करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। जिस इंसान के पास शेयर्स होते हैं उनको हम लोग मेंबर्स या शेयर होल्डर कहते हैं। हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ी, हम लोगों ने कंपनी पढ़ी। तो कंपनी और पार्टनरशिप में बेसिकली क्या डिफरेंस है? सबसे पहला है मोड ऑफ फॉर्मेशन। जो पार्टनरशिप है वो एक अग्रीमेंट पे बन जाता है। एक अग्रीमेंट हम लोग करते हैं आपस में। वो अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है। उस अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं बताओ? उस अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं जो पार्टनरशिप में बनाया जाता है? पार्टनरशिप डीड। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप में, यानी कि विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन हम पार्टनरशिप जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेटा कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी रजिस्ट्रेशन से बनती है, यानी कि आपको कंपनीज एक्ट 2013 या किसी ने अगर पहले से कंपनी में रजिस्टर कर रखा है तो उसने 1956 का जो एक्ट है उससे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर ले रखा हुआ। मतलब ये रजिस्ट्रेशन कंपनी के केस में जरूरी है, जबकि पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। एक्ट की बात करें, अगर डीड साइलेंट है तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे क्या लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। मिनिमम नंबर कितने होते हैं क्लास पार्टनरशिप में? 2। और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। लेकिन कंपनी में जो मिनिमम मेंबर होते हैं वो क्लास अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम मेंबर है 2 और मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम मेंबर है 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। यानी कि हम जो ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इसमें बात की जाती है पब्लिक कंपनी की। और पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर हो सकते हैं अनगिनत। यानी कि कितने भी लोग जो है वो हमारी कंपनी के मेंबर या शेयर होल्डर बन सकते हैं, यानी हमारे शेयर्स को खरीद सकते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि पार्टनर्स को अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ जाता है बिजनेस की लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी की जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तभी आपने देखा होगा कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लगा रहता है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम के पीछे लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड। और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो नाम के नीचे पीछे लिखा रहता है खाली लिमिटेड। ऑडिट की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आके बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है। कंपनी के केस में ये सॉरी पार्टनरशिप के केस में ये मैंडेटरी नहीं है, यानी जरूरी नहीं है ऑडिटिंग का काम करना। यानी कि ऑडिट करेगा सीए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कंपनी में क्योंकि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाया है वो कैसा बनाया है, सही बनाया है, गलत बनाया है, तो उसके लिए ऑडिट जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, ऑडिट कौन करता है क्लास? अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्लास, पार्टनरशिप में आप अपना शेयर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर ट्रांसफर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बिजनेस का पार्टनर हूं तो मैं किसी और को नहीं कह सकता भाई तू आज मेरी जगह चले जा, मैनेजमेंट में बैठ जा। नहीं कह सकता जब तक सारे सहमति नहीं देंगे। बट कंपनी में क्या होता है क्लास? प्राइवेट कंपनी में रोका जाता है शेयर्स को, बट पब्लिक कंपनी में इजीली शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नॉर्मली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है क्लास, और पब्लिक कंपनी में क्लास इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। बेटा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना वो ऑडिट करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को देखता है कि जो सारे खाते बने हैं वो सही से बने हैं या नहीं बने। आपने जो बिल्डिंग की वैल्यू दिखाई है, मशीन की वैल्यू दिखाई है, सैलरी दिखाया है, प्रॉफिट दिखाया है, कुल मिला के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो भी आपने बनाया है ये सही बनाया है या नहीं बनाया। क्लियर है क्लास यहाँ तक?
सीए के साइन पीएम के साइन से ऊपर होते हैं क्या बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अलग है, प्राइम मिनिस्टर का काम अलग है, दोनों के साइन बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों अलग अलग पर्पज से यूज किया जाता है। तो ऐसा कहना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि किसके साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके अपने काम में साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर किसी कंपनी के ऑडिट की बात करें तो वहां पे सीए का ही साइन लगता है, वहां पे पीएम का साइन नहीं लग सकता। ठीक है, हाँ ऑडिट आप कह सकते हो। ऑडिट का मतलब क्या है कि चेक करना बुक्स ऑफ अकाउंट को कि सही से हुआ है या नहीं हुआ है, पूरी जांच पड़ताल करके चेक कर लेना, सब कुछ फाइंड आउट कर देना कुछ गलत है कि नहीं है। कुल मिला के ऑडिटर चेक करता है कि सारी चीजें ट्रू एंड फेयर दिखा रखी हैं या नहीं दिखा रखी, बुक्स में जो भी आप वैल्यू दिखाते हो वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। वाइंडिंग अप, तालाबंदी। तो क्लास यहाँ पे अब पार्टनरशिप ऑफ फर्म में बी वाउंड अप इन डिफरेंट वेज। ठीक है, जो पार्टनरशिप है वो क्लास में बी वाउंड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से पार्टनरशिप को बंद किया जाता है। लेकिन कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय कैरिंग आउट ऑफ प्रोसेस प्रिस्क्राइब इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अ कंपनी कैन बी वाउंड अप ओनली बाय कैरिंग आउट प्रोसेस। मतलब कि देखो, पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का बहुत अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। लाइक हम कंटिन्यू लॉसेस में जा रहे हैं या हमारा टर्म पूरा हो गया या कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लेकिन कंपनी को बंद करने का और खोलने का तरीका कंपनीज एक्ट 2013 में जो लिखा है उसी प्रोसेस को अपनाकर हम कंपनी को बंद करेंगे। ऐसे नहीं कि नॉर्मली हमने बंद कर दिया। पार्टनरशिप में क्या है, काम कर रहे हैं कल से छोड़ दिया, कंपनी में ऐसा नहीं है। जो कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रोसेस लिखा हुआ है कंपनी को बंद करने का, उसी तरीके से ही बंद करोगे। स्टेबिलिटी, अगर किसी की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है क्लास, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई पार्टनर, तो कंपनी को अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन क्लास फर्म मतलब जो फर्म है उसको अफेक्ट पड़ेगा, बट कंपनी को कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो कंपनी चलता रहेगा। ठीक है, रिलायंस के जो ओनर हैं, जो मेजर शेयर होल्डर है वो नहीं भी रहेंगे तो भी रिलायंस चलता जाएगा। ओके क्लास, एक दिन प्राइम मिनिस्टर ने ना खुद कहा था इस बात को कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन है वो एक प्राइम मिनिस्टर के साइन से भी बड़े होते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली कहीं लिखा नहीं है, बस ये एक मीम्स शेयर करने वाली बात है और ये एक नॉर्मल इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन है। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था इस बात को, लेकिन जो वो कह देते हैं वो लॉ नहीं बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ इसको मीम्स की तरह ही लो, इसको ऐसा सीरियसली मत लो। समझ रहे हो बात को? इसको मतलब कि ये नहीं कि बड़ा छोटा कुछ नहीं है, ऑडिट करने का काम सीए का है। ऑडिट सीए करेगा तो वहां पे किसी भी जो है जो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर हो चाहे और कोई भी हो इंसान, उसका साइन काम नहीं करेगा। ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करना है। ठीक है, तो आप इसको एक मीम्स की तरह ही लो, तो इस पे कोई ऐसा नहीं है कि ये साइन, हाँ बहुत अहमियत जरूर रखता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन, क्योंकि सीए ऑडिट करता है। तो जाहिर सी बात है, बुक्स में आपने रियल लाइफ में क्या होता है, सीए जाता है ऑडिट करने के लिए और सीए को खुश कर देते हैं कंपनी वाले, और खुश कैसे करते हैं आपको पता ही है। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे उनको उनकी बात रखी जाती है और वो साइन करेगा, अग्री सहमति देगा, तभी आगे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, तभी क्लास प्रूफ हो पाएंगी चीजें। नेक्स्ट है 1% कंपनी। अगर कोई इंसान चाहे तो अकेला भी कंपनी बना सकता है। सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 62 जो है वो कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का, कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, अगर एक ही मेंबर है तो क्लास उसे बोलते हैं क्लास 1% कंपनी। और पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने जो पैसा लगाया बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्लास 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी मोर देन 50 lakhs। और एनुअल टर्नओवर जो है आपका लास्ट 3 इयर्स का, वो 2 करोड़ से एक्सेस नहीं होना चाहिए। क्लियर क्लास यहाँ तक? बेटा इस ब्रैकेट को कई बार क्लॉज कहा जाता है, कई बार सबसेक्शन कहा जाता है। आप जो पढ़ोगे आगे जाके, ग्रेजुएशन में जाओगे, लॉ पढ़ोगे, कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ या क्लास क्लॉज जितने भी हैं, तो उसमें कहाँ पे क्लॉज यूज किया जाता है, कहाँ पे सबसेक्शन, वो आप आगे पढ़ोगे जाके, ये आपके 12th का पार्ट नहीं है अभी। ठीक है, इट शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। क्लास कितने डायरेक्टर होते हैं? एक डायरेक्टर होता है, नॉट मोर देन 15। तो आप जाने ना 1 पर्सन में 1 डायरेक्टर होता है। इट कैन नॉट बी फॉर्म बाई चैरिटेबल, मतलब कि आज जो 1 पर्सन कंपनी बना रहे हो ना, ये आप चैरिटेबल पर्पस के यूज से नहीं बना सकते, क्योंकि कई लोग ना फ्रॉड कर लेते हैं इसी चैरिटेबल पर्पस से यूज करके। तो कंपनी को बेसिकली चैरिटेबल पर्पस से आप यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट इशू शेयर्स टू पब्लिक। और ऊपर से क्लास 1 पर्सन कंपनी में आप पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। मैक्सिमम 15, नॉट मोर देन, डायरेक्टर तो 15 हो सकते हैं ना, ओनर एक ही है लेकिन वो डायरेक्टर किसी और को बना सकता है। ठीक है, इट हैज स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो क्लास इनका एक स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। ओके
अगर हम देखिए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस, बेटा जितनी भी थ्योरी है सब ध्यान रखना, कौन सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और कौन सा क्लास डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय। तो आप ये ध्यान रखना कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मैक्सिमम जो एम्प्लॉय मतलब सॉरी मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो 200 होते हैं। लेकिन अगर उन 200 मेंबर में कोई भी ऐसा मेंबर है जो एक प्रेजेंट एम्प्लॉय है खुद कंपनी का, या कंपनी का पास्ट एम्प्लॉय रह चुका है वो, तो क्लास हम उसको काउंट नहीं करेंगे मेंबर्स की लिमिट में। मतलब 200 से ज्यादा मेंबर भी कंपनी में हो सकते हैं अगर वो प्राइवेट मतलब कि आप मतलब कि पास्ट एम्प्लॉय या प्रेजेंट एम्प्लॉय है, तो उस सिचुएशन में क्लास वो 200 ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग हैं, कम से कम 7 लोग तो होने चाहिए, और मैक्सिमम की पब्लिक कंपनी के अंदर स्पेशली कोई भी लिमिट नहीं है, अनगिनत शेयर होल्डर हो सकते हैं। शेयर्स प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं किया जाता, पब्लिक कंपनी में आसानी से शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी में क्योंकि हम पब्लिक को शेयर इशू नहीं करते, तो हमें कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। बट अगर हम क्लास शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, तो हमारे पास एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसको हम इशू करते हैं, जैसे स्कूलों का प्रोस्पेक्टस होता है वैसे ही। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर जो होते हैं क्लास वो होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 3। सॉरी मतलब कि मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 और मैक्सिमम दोनों केस में 15। तो आप बेटा कैसे लर्न करोगे? मतलब कि ओपीसी में 1 मेंबर मिनिमम, प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर, और आपके पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 मेंबर नहीं सॉरी डायरेक्टर। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तीनों ही केसेस में मैक्सिमम जो है 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं होते। बेटा 200 शेयर्स का मतलब 200 ये जो मेंबर है इसका मतलब क्या है कि मान लो 180 बाहर के लोगों ने लिया है और 20 जो है आपकी कंपनी के खुद के एम्प्लॉय ने शेयर लिया है, तो मैक्सिमम लिमिट पूरी नहीं हुई, अभी भी 180 मानी जाएगी। यानी कि हम उन शेयर होल्डर्स को काउंट नहीं करेंगे जो शेयर होल्डर आपकी कंपनी में खुद एक एम्प्लॉय है, हम उनको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? बेटा 7 तो मेंबर है, यहाँ बात हो रही है डायरेक्टर की, ठीक है, यहाँ बात हो रही है डायरेक्टर की। डायरेक्टर 3 होंगे मिनिमम, कम से कम 3 डायरेक्टर तो होंगे। मतलब आपको डायरेक्टर कुछ नहीं, एक डेजिग्नेशन है कि हाँ भाई आपने 3 लोगों को डायरेक्टर बना दिया, बस और कुछ नहीं। सब्सक्रिप्शन और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं लेकिन वो खुद को अपने आपस में रिश्तेदारों को इनको देते हैं, आम जनता को प्राइवेट कंपनी शेयर्स नहीं दे सकती, ना ही प्राइवेट कंपनी आम जनता से शेयर्स ले सकती है। आपस में वो एक दूसरे से पैसे ले सकते हैं लेकिन पब्लिक से नहीं, ठीक है, पब्लिक को शेयर इशू करने का राइट नहीं है प्राइवेट कंपनी के पास। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, क्लास पब्लिक ऑफर नहीं किया जा सकता, यहाँ पे पब्लिक ऑफर किया जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी होता है प्राइवेट कंपनी के लिए, जो है वो एओए है, जो भी एओए में लिख दिया वही काम को करना पड़ेगा, और नाम के आगे लिखता है प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन आपको पता है ना क्लास, मैंने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जब बताया था आपको, तो मैंने कहा था कि टेबल एफ वहां पे अप्लाई होता है, टेबल एफ। तो टेबल एफ अप्लाई होगा अगर आपका आर्टिकल साइलेंट है, आपने आपने आर्टिकल नहीं बनाया है, तो क्या अप्लाई होता है क्लास? जैसे उसमें एक्ट अप्लाई होता है, डीड साइलेंट होता है, तो इसमें क्या होता है? टेबल एफ अप्लाई होता है। कंपनीज एक्ट का एक टेबल है टेबल एफ, वो अप्लाई होता है। और यहाँ पे वर्ड क्या लगा रहता है क्लास? लिमिटेड, यानी कि पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिखा रहता है लिमिटेड। बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी आनी चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी आनी चाहिए क्लास? 90%। ये बात सबको पता होगी कि जो कम से कम सब्सक्रिप्शन है वो आना चाहिए क्लास क्या? 90%। यानी कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कंपनीज का वो आना चाहिए 90%। और इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, अगर आपने स्पेसिफिक पीरियड में वो क्लास पैसा आपको नहीं मिला, एप्लीकेशन मनी शैल बी रिफंडेड विद इन द 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। यानी कि 15 दिन के अंदर आप वो पैसा लौटा देना अगर 90% तक सब्सक्रिप्शन नहीं आया। तो 15 दिन तक वो पैसा आप कौन से अकाउंट में जमा करके रखते हो बताओ क्लास? 15 दिन तक वो पैसा आप कौन से अकाउंट में जमा करके रखते हो क्लास? एस्क्रो अकाउंट के अंदर। टिल द डेट होल एप्लीकेशन मनी सेव्ड इन एस्क्रो अकाउंट, तो सेफ रहता है एस्क्रो अकाउंट के अंदर। अच्छा, अगर आपने 15 दिन के अंदर पैसा नहीं लौटाया, अगर आपने 15 इफ मनी नॉट रिपेड इन केस ऑफ क्लास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट फुलफिल, देन क्लास अगर आपने वो पैसा नहीं लौटाया अपने 15 दिन के अंदर अंदर, तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा उस अमाउंट पे, और वो कितना परसेंट ब्याज है? 15%। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, बहुत डीपली है, बट आप पढ़ के चले जाना, मे बी अगर पूछ ले तो वहां पे आपको एक एज मिल जाएगा, एक एडवांटेज मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?
बड़ा कंपनी बनाने के लिए जो भी आप कंपनी बनाने के लिए जो भी आप मोटो बना रहे हो ना कंपनी के लिए, वो लिखना पड़ेगा आपको पहले से। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का। कंपनी में आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एमओए। तो उस एमओए के अकॉर्डिंग क्लास आपको अपना एक क्लॉज होता है, 5 क्लॉज होते हैं उसमें। उसमें से एक क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। आपको उसके अंदर लिखना पड़ता है कि भैया आप क्या क्या काम करोगे एज अ कंपनी, आप क्या क्या काम करोगे वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ तो कितना परसेंट आपको ब्याज देना पड़ेगा बेटा, बताओ कितना परसेंट जो है वो आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्लास आपको जो ब्याज देना है, ध्यान रखना, वो 15% का ब्याज देना है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। ध्यान से सुनना, कंपनी को बनाने का जो खर्चा होता है, कंपनी को बनाने के लिए जो खर्चा किया जाता है क्लास, उसको बोलते हैं क्लास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्राइवेट कंपनी वाले अपने हिसाब से वो बनाएंगे, पब्लिक कंपनी वाले अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर सारी चीजें लिखेंगे प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए। ठीक है, आगे देखो क्लास के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है क्लास की, वो एक्सपेंसेस जो कंपनी को बनाने के लिए किया गया है। दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, बताया था ना आपको, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, लाइक रजिस्ट्रेशन फीस, एनी लीगल एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, एनी अदर एक्सपेंसेस विच इज क्लास क्रिएटेड फॉर कंपनी कॉर्पोरेशन। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और इसे क्लास कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ P&L से। मतलब ये जो खर्चा हुआ है, इस खर्चे को खत्म करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, SPR का। तो आपको ये एक चीज मैं याद दिलाता हूं, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, उसके नाम के आगे सिक्योरिटी इसलिए लगा होता है क्योंकि उसके 5 खास काम है। उन्हीं काम में ही आप प्रीमियम के पैसों को यूज करोगे। और उसमें से एक काम क्या है क्लास, कि जो आप शेयर प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, जो प्रीमियम कलेक्ट हुआ है, उस प्रीमियम से हम लोग क्या करेंगे क्लास, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करेंगे, यानी उस एक्सपेंस को उस प्रीमियम के पैसों से खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्लास कंपनी के शेयर्स जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से क्लास, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी ये क्लास का मतलब ये समझ लो कि प्रेफरेंस शेयर्स ना अलग अलग क्लास के हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सबसे पहला है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। बहुत ध्यान से अच्छे समझना। ओके, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव का मतलब एक तरीके से इकट्ठा होते चले जाना, ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, इकट्ठा नहीं होना। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैरी राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयरहोल्डर। Non-cumulative preference shares do not carry the right to receive arrear of dividend only for the current year in which profit are earned, dividend is distributed। कहने का मतलब यह है, मान लो सन 2019, सन 2020, सन 2021, इन दोनों ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ और प्रेफरेंस शेयर्स है 9% का, प्रेफरेंस शेयर्स 9% के 1 लाख के हैं। इन दोनों ईयर में तुम्हें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पब्लिक को बांटा जाता है। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, 2019 में भी नहीं हुआ, 2020 में भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, समझ रहे हो बात को। तो कंपनी इक्विटी वालों को तो देगी ही नहीं, लेकिन जिनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका ये इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा 2021 में 3 साल का मिलेगा उनको। तो 2021 में उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो 3 साल का मिलेगा, किसको, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को। और जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उनको किसका मिलेगा, सिर्फ 2021 का। 2021 में प्रॉफिट्स हुआ है तो उनका सिर्फ 2021 का मिलेगा। तो यानी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनका डिविडेंड अगर नहीं मिला पुराने ईयर में, तो आपको आगे आने वाले ईयर में उनको डिविडेंड मिल जाएगा। बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं है। दूसरा है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है क्लास,
कि यानी कि वो पार्टिसिपेट करेंगे किस तरीके से। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में प्रोवाइड दैट आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको एक अधिकार मिल जाता है कि पार्टिसिपेट करेंगे जो रिमेनिंग प्रॉफिट है। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको फिक्स मिलता है, लेकिन इक्विटी को देने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होंगे क्लास, वो होंगे पार्टिसिपेटिंग। कौन से क्लास, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनको पहले मिल गया, उनको बाद में नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर कंपनी के पास एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी को देने के बाद पहले प्रेफरेंस को नॉर्मल मिल जाएगा, फिर इक्विटी को मिलेगा, फिर भी कुछ बच जाता है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। लेकिन वो कैसे शेयर होंगे, वो होंगे क्लास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है यहां तक। पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस वालों को जितना उनका परसेंटेज होगा। आपने देखा होगा ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के आगे एक परसेंटेज लगा रहता है, उन परसेंटेज के हिसाब से प्रेफरेंस वालों को मिल जाएगा, फिर इक्विटी वालों को दिया जाएगा, और फिर भी कुछ बच गया तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को वो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्टेबल, जिनके शेयर्स बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर में, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिनके शेयर्स फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं हो पाते उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। जो कन्वर्ट हो सकते हैं बाद में इक्विटी शेयर्स में उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जो नियर फ्यूचर कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी शेयर्स में उसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। ओके बेटा, क्यूमुलेटिव में यह है कि तुम्हारे पुराने ईयर का जो भी एरियर था ना डिविडेंड का, वो इकट्ठा होता चला जाएगा। लाइक 2009 में कंपनी को घाटा हुआ तो प्रेफरेंस शेयर का जितना भी डिविडेंड बनता है वो मिलेगा तो नहीं, लेकिन इकट्ठा हो जाएगा। 2010 में भी कंपनी को घाटा हुआ तो जितना भी एरियर है वो इकट्ठा हो जाएगा। 11 में प्रॉफिट हुआ तो 11 में इकट्ठा मिलेगा तीनों साल का। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं ना क्लास क्यूमुलेटिव, उन्हें बहुत फायदा है कि अगर कभी कंपनी लॉस में भी चली गई उनका डिविडेंड सेफ रहेगा, और जब कंपनी फ्यूचर में फायदे में जाएगी तो उनको दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिडीमेबल, जिनके प्रेफरेंस। अच्छा, रिडीम का मतलब क्या होता है रिडीम का मतलब क्या समझते हो? रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडीम का मतलब क्या होता है? पैसा वापस लौटा देना, रीपेमेंट कर देना। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कंपनी उनका पैसा उनको लौटा देती है 20 साल के अंदर अंदर। इंडिया के अंदर ये रूल है कि कंपनी जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके पैसे कंपनी उनको मैक्स टू मैक्स 20 साल के अंदर लौटा ही देगी। लेकिन जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, the amount of which can be returned by the companies to the holder of such shares when the company is winding up। लेकिन जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है क्लास, उसके पैसे कंपनी तभी लौटाएगी पब्लिक को जब कंपनी बंद होने वाली होगी। यानी कि रिडीमेबल में कंपनी 20 साल के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा लौटा देती है, जबकि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा कंपनी तभी लौटाएगी जब कंपनी बंद होगी। बट कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट परमिट इशू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं वो कौन से शेयर किए जाते हैं क्लास, बताओ जरा, रिडीमेबल या इररिडीमेबल? रिडीमेबल। रिडीम मतलब जिसका पेमेंट हो जाएगा कंपनी की तरफ से कितने साल के अंदर, मैक्स टू मैक्स 20 ईयर्स। यानी कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया है तो विद इन 20 ईयर्स आपको ये पैसा लौटाना पड़ेगा। एप्लीकेशन अगर ज्यादा की आई तो ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन में आप क्या करते हो क्लास, रिजेक्ट करोगे कुछ लोगों को, कुछ को पूरा दे दोगे और कुछ को मिक्स, यानी कि प्रोराटा अलॉटमेंट। क्लियर है क्लास यहां तक? बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता कभी भी, बस उनको डिविडेंड मिलेगा, हर साल प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। क्लियर है यहां तक? जिन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के उनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। बेटा, अगर एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है और पब्लिक से पैसा आ गया क्लास यहाँ पे 2 करोड़ 10 लाख रुपए, पब्लिक से पैसा आ गया 2 करोड़ 10 लाख रुपए, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स का है वो कैसे निकालोगे? वो आप 2 करोड़ 10 लाख को 3 से डिवाइड दे दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कितने शेयर्स ने अप्लाई किया है। 3 × 7, तो यहाँ पे 70 लाख शेयर्स ने अप्लाई किया है। तो और इशू कितना किया था आप कंपेयर करके देख लेना कि ओवर है या अंडर है। तो एप्लीकेशन मनी इंसान पे करता है, तो इंसान जो शुरू में पे करेगा ना, कोई भी शेयर होल्डर, वो एप्लीकेशन मनी पे करेगा
और एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए की और पैसा आया 2 करोड़ 10 लाख रुपए, तो इसका मतलब जो शेयर्स हैं क्लास, वो 70 लाख शेयर जो हैं वो आए हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ओके, और सबसे बेस्ट कौन होता है क्लास? प्रोराटा। ध्यान रखना, प्रोराटा इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है वो प्रोराटा ही होता है। ओके, अच्छा, अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस देख लो क्लास। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस देखो, डिफरेंस थोड़ी आएगा, डिफरेंस के अंदर से कोई स्टेटमेंट दे देगा, असर्शन दे देगा, रीजन दे देगा, या नॉर्मली ट्रू फॉल्स दे देगा, या कोई एक स्टेटमेंट बोल के 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए। कोशिश करना कि बहुत सबसे ज्यादा थ्योरी अगर पूरे सिलेबस के अंदर किसी चैप्टर के अंदर है तो वो शेयर्स के अंदर। शेयर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स के बाद में, और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दिया जाता है इक्विटी शेयर से पहले। प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, आपने कहीं भी प्रेफरेंस शेयर्स लिखा देखा होगा तो उसके आगे एक परसेंटेज लगा रहता है। लेकिन इक्विटी शेयर का जो रेट होता है वो क्लास प्रपोज कौन करते हैं? डायरेक्टर। यानी कि इक्विटी शेयर के केस में जो डायरेक्टर होते हैं वो डिविडेंड को प्रपोज करेंगे कितना डिविडेंड देना है, और उसके बाद जो क्लास पब्लिक होती है, शेयर होल्डर होती है, वो क्लास अप्रूव करेंगे। कंपनी की एक मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उस मीटिंग में वो अप्रूव करेंगे कि हाँ भाई इतना इतना आपको मिलेगा डिविडेंड, वो अप्रूव कर देंगे, वो बोलेंगे ठीक है। तब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, और डिक्लेयर होने के 30 डेज के अंदर जो है उसकी पेमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट है एरियर्स ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट इज एरियर्स ऑफ डिविडेंड। अगर हम एरियर्स ऑफ डिविडेंड की बात करें तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका डिविडेंड का एरियर उनको बाद में दे दिया जाता है। लेकिन इक्विटी की अगर हम बात करें बेटा, 9% फिक्स नहीं होता, मैंने एग्जांपल दिया है 9%, ये 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। डिविडेंड इज डिक्लेयर एवरी ईयर, इन केस इट इज नॉट डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड टू बी पेड फॉर कमिंग ईयर्स। यानी कि आपको डिविडेंड पुराने ईयर का नहीं मिलता है, इसमें मिलता है पुराने ईयर का, लेकिन कौन से शेयर होल्डर को? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होल्डर्स को। क्लास जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन कौन से प्रेफरेंस शेयर्स बताओ? प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या बताया था बेटा अभी आपको? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिनको किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल को नहीं किया जा सकता, और इक्विटी शेयर्स को तो कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं, वो भी कौन से शेयर्स? रिडीमेबल 20 ईयर्स के अंदर। लेकिन कंपनी में क्लास शेयर्स रिडीम नहीं होते, कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक से खुद ही खरीद लेती है, जिसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। कंपनी पब्लिक से अपने शेयर्स खुद ही खरीद लेती है, इसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। वोटिंग राइट, जनरली प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उनको वोटिंग राइट मिलता है। बट इक्विटी शेयर्स दे हैव वोटिंग राइट्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इक्विटी शेयर्स को क्लास जो है हर सर्कमस्टांसेस के अंदर वोटिंग राइट मिलते हैं। क्लियर है यहां तक? बेटा एक बार आप इक्विटी में कन्वर्ट हो गए ना तो आपके पास वो राइट खत्म हो जाता है कन्वर्जन का। प्रेफरेंस वाले इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट एक बार आप कन्वर्ट हो गए फिर तो आपके ऊपर इक्विटी का रूल लगेगा ना। राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, इनके पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्लास ये लोग इक्विटी वाले मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इक्विटी वाले ना अंदर के लोग होते हैं तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेफरेंस वाले बाहर के लोग होते हैं, तभी तो इनको फिक्स दिया जाता है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, बेटा पैसा लौटाते वक्त भी सबसे पहले पैसा किसको लौटाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स को, और बाद में किसको किसको लौटाया जाएगा? इक्विटी वालों को। तो यानी कि क्लास जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा पहले लौटाया जाता है, उनको डिविडेंड भी पहले दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें, इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर्स में पैसा सबसे लास्ट में पेमेंट किया जाता है, ये पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है, देन इक्विटी। एक डिफरेंस है क्लास, ये एज इट इज बुक से डिफरेंस लिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान समझना। अच्छा मुझे बताओ फॉरफीचर में आपने क्या पढ़ा था, रिजर्व कैपिटल या कैपिटल रिजर्व? फॉरफीचर के टाइम पे आपने क्या पढ़ा था, रिजर्व कैपिटल या कैपिटल रिजर्व?
फॉरफीचर के टाइम पे हमने पढ़ा था कैपिटल रिजर्व, तो सुनो मेरी बात, क्या होता है ये कैपिटल रिजर्व, समझते हैं क्या है। ये वो प्रॉफिट है जिसको हम लोग डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते। बताओ क्यों? मैंने सिखाया था ना आपको कि इस पैसे को आप किसी भी काम में नहीं यूज करोगे। जो पैसा कैपिटलिज्म में चला जाता है वो पब्लिक की भलाई के लिए ही यूज किया जाता है, बस, यानी कि बोनस देने के लिए। लेकिन रिजर्व कैपिटल ऐसा नहीं है। इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड अप इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो सबसे पहले ना आपको वाइंडिंग अप का मतलब पता होना चाहिए बेटा। वाइंडिंग अप का मतलब होता है डिसोल्यूशन। कंपनी के केस में अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद हो जाती है ना क्लास, तो क्या बोलते हैं उसको? वाइंडिंग अप, कि कंपनी बिल्कुल बंद हो गई। दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। ओके, तो कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे ही रिजर्व कैपिटल मंगवाती है। मान लो क्लास एप्लीकेशन है 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 4 का, फर्स्ट कॉल है 2 का, और फाइनल कॉल है 1 रुपए का, और कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं। लेकिन कंपनी ने अभी फाइनल कॉल किसी से नहीं मंगवाया। कंपनी ने फाइनल कॉल किसी भी शेयर होल्डर से नहीं मंगवाया अभी तक। आपने क्वेश्चनों में देखा होगा कि क्वेश्चन लिखा रहता है कि बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, और कंपनी ने फाइनल कॉल अभी कॉल्ड नहीं करी है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, तो क्लास उस सिचुएशन में इस 1 रुपए को पर हर एक शेयर होल्डर से मंगवाया जाएगा। जब कंपनी बंद होगी तब हर एक शेयर होल्डर से 1 रुपए मंगवाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। ओके, जब कंपनी बंद होगी तो क्लास जो ये 1 रुपए तब मंगवाया जाएगा, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। और फॉरफीचर के टाइम पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने ले लिया है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ओके, तो क्या है क्लास यहाँ पे रिजर्व कैपिटल? ये अनकॉल्ड कैपिटल है। अनकॉल्ड, अनकॉल्ड मतलब जो मंगवाया नहीं है, और जब बिजनेस बंद होगा तब कंपनी मंगवाएगी। अभी नहीं मंगवाया, जब बिजनेस बंद होगा तब कंपनी मंगाएगी। ये अनकॉल्ड कैपिटल है। ओके, और कैपिटलिज्म क्या होता है क्लास? वो पैसा है जिसे डिविडेंड नहीं बांटते। इस पैसे से क्लास हम पब्लिक को यानी शेयर होल्डर्स को, अपनी कंपनी के, उनको हम बोनस शेयर इशू करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लास, यूजुअली तो नहीं होता ऐसा, बट हाँ कंपनीज एक्ट में इसका प्रोविजन जरूर है। क्रिएशन की बात करें तो ये अनकॉल्ड कैपिटल, ये वो पैसा है जो नहीं मंगवाया, और ये वो रिजर्व है जो क्लास कैसे बनता है? आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फॉरफीचर और री इशू, क्या ये एक रेगुलर नेचर का काम है या ये कैपिटल नेचर का है? क्या समझते हो? फॉरफीट एंड री इशू इज अ कैपिटल नेचर। क्योंकि क्लास रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी यार शेयर होल्डर पैसा ना दे। आप खुद सोचो ना, अब बात समझना। मैं एक शेयर होल्डर हूं, बात को सुनो मेरी बात, ठीक है? मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा। मैंने 7 रुपए दे दिए। मैंने 7 रुपए दे दिए, 3 रुपए नहीं दिए, तो कंपनी मुझे वार्निंग देगी। कितने दिन का वार्निंग देती है क्लास कंपनी फॉरफिट करने से पहले? बताऊंगा आगे चल के। मान लो कंपनी ने मुझे 14 दिन का टाइम दे दिया कि भाई 14 डेज के अंदर अपना पैसा आप जमा करा दो। मैं नहीं करा पाऊंगा पैसे जमा, तो मैं यही शेयर किसी और को बेच दूंगा। मैं कंपनी को जब्त करने का मौका ही नहीं दूंगा कभी भी। खुद सोचो। तो मैंने ये शेयर अपने दोस्त को बोला, भाई देख मैं 7 रुपए दे चुका हूं, तू मुझे ये 7 रुपए दे दे और शेयर ले जा। वो नखरे करेगा, मैं बोलूंगा भाई तू 6 ही दे दे यार, ये शेयर ले जा। समझ रहे हो बात को? तू 6 रुपए दे दे, शेयर ले जा। तो तू 3 रुपए वहां देगा, 6 यहाँ, तेरे को 9 का शेयर पड़ेगा, और ये शेयर है 2 रुपए का, सॉरी 10 रुपए का। तो रियल लाइफ में क्लास ये एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से ही क्या बनता है? कैपिटल रिजर्व बनता है। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट का एक और एग्जांपल देता हूं। एक बिल्डिंग है 10 लाख की, मैंने 12 लाख में बेच दिया, तो ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल नेचर प्रॉफिट। नेक्स्ट है नॉट मैंडेटरी। ध्यान रखना क्लास, रिजर्व कैपिटल को बनाना मैंडेटरी नहीं है। यानी कि क्लास में जैसे कहा आपको कि रिजर्व कैपिटल यूजुअली नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी तुम्हें कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ है, तो ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुम उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व के अंदर डालोगे। यानी कि अगर मुझे कोई भी प्रॉफिट हुआ है, देखो तुमको तो सिर्फ यही पढ़ा है तुमने कि जो भी फॉरफिट किया वो कैपिटलिज्म में डाला, एक्स्ट्रा अमाउंट है ना। लेकिन रियल में कोई भी कैपिटल नेचर का अगर प्रॉफिट है
कोई भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट अगर है तो उस कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कोई भी कैपिटल नेचर का अगर प्रॉफिट है तो उसे क्लास हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल नेचर का जो भी प्रॉफिट है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेजोल्यूशन। बेटा रेजोल्यूशन समझते हो ना क्लास, एक तरीके से एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। अगर तुमको रिजर्व कैपिटल बनाना है तुम्हें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा फॉर रिजर्व कैपिटल। यानी कि अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसे रिजर्व कैपिटल बनाना है, यानी उसे थोड़े पैसे वाइंडिंग अप पे मंगवाने हैं, तो क्लास उस सिचुएशन में उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और कैपिटल रिजर्व के केस में कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं करना है। अभी रेजोल्यूशन का आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि ये कंपनीज एक्ट का है तो, लेकिन अभी डिस्कशन छिड़ी गया वर्ड का तो बता देता हूँ आपको। दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर 5 में से 3 लोग तैयार हैं तो हम उस काम को कर देंगे, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कि 5 में से अगर 3 लोग भी बोल रहे हैं ना तो यार हम इस काम को कर देंगे। या 100 में से अगर 51 लोग बोल रहे हैं ना, मतलब 50% से ज्यादा की वोटिंग होगी तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब हमें कुछ काम करना है, एग्जाम्पल मुझे स्कूल में कुछ काम करना है, मुझे स्कूल में कुछ काम कर, या फिर मान लो कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैं अकाउंट्स की क्लास रेगुलर कर देता हूँ, तो मुझे बच्चों से पूछना है कि बेटा क्या अकाउंट्स की क्लास हम रेगुलर कर सकते हैं इको का सिलेबस खत्म होने के बाद। तो बहुत सारे बच्चे वोट करते हैं, तो अगर 50% से ज्यादा बच्चों ने बोला हाँ सर रेगुलर कर दो अकाउंट्स की, तो ये जो रेजोल्यूशन पास हो गया दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जैसे वोटिंग में होता है, चुनाव के टाइम पे होता है ना, उस तरीके से। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सा होता है, जहां मुझे 100 में से 50 लोगों से नहीं 75 से ज्यादा लोग हाँ बोलेंगे तो ही करूंगा। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कल को क्या मैं 1 वीक की छुट्टी ले सकता हूं, तो इस सिचुएशन में क्योंकि एक बड़ा डिसीजन है तो मुझे 100 में से 75 लोगों से पूछना पड़ेगा। मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो डिसीजन थोड़े से बड़े होते हैं, तो बड़े डिसीजन के लिए क्लास वोटिंग राइट हमें चाहिए कितना, 75 से ज्यादा। और जो छोटे मोटे डिसीजन है दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि रिजर्व कैपिटल को बनाने के लिए हमें ज्यादा लोगों से पूछना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों के मन में आता है सर मान लो ऑर्डिनरी के केस में अगर 100 में से 50 लोगों ने हाँ बोला और 50 लोगों ने ना बोला तो हम किसका काम करेंगे। 100 में से अगर 50 लोगों ने हाँ बोला या 50 लोगों ने ना बोला तो हम क्या करेंगे। तो बड़ा उस सिचुएशन में जो कंपनी का डायरेक्टर होता है ना, उस डायरेक्टर के पास एक एक्स्ट्रा वोट होता है, स्पेशल वोट। तो वो डायरेक्टर जैसा चाहेगा उसकी तरफ वोट डाल के अपने काम को करवा देगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक। हाँ पार्टनरशिप में भी था क्लास, एडमिशन में लगा था बड़े डिसीजन के लिए, सबसे वहां पे सबसे सहमति लेनी पड़ती थी बड़े डिसीजन के लिए। लेकिन यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, 75% से ज्यादा। और ऑर्डिनरी का मतलब क्या है क्लास, 50%। ठीक है, तो बेटा 50-50 जनरली आता ही कहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट तब होगा ना, बहुत रेयर केस होता है कि 50-50% वोट हो जाए, क्योंकि किसी को पता नहीं होता किसने क्या वोट दिया है। क्लियर है, किसी को पता नहीं होता किसी ने क्या वोट दिया है। ओके, प्रॉक्सी क्या होता है बेटा, प्रॉक्सी बेसिकली, प्रॉक्सी तो आपने बचपन में कई बार ऐसा हुआ होगा ना कि भाई आज मैं स्कूल नहीं जा रहा, तू मेरी जगह अटेंडेंस लगा दियो। मैम बोलती है भाई मान लो ये आया है तो दूसरा कहता है यस मैम, तो यानी कि वो अटेंडेंस लगाने के लिए प्रॉक्सी का, प्रॉक्सी का मतलब क्या है कि अगर आज मैं वोट देने नहीं जा पा रहा तो मेरी जगह ये वोट देगा, दैट्स दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी। ओके बेटा, कंपनीज जो है ना, कंपनी लॉ है पूरा का पूरा, बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ोगे आप कॉर्पोरेट लॉ। तो उस लॉ के अंदर आप बहुत सी चीजें पढ़ोगे, आपके 12th के सिलेबस में बस एक छोटा सा हिस्सा है कंपनी का और कुछ नहीं। तो अभी आपका लेवल नहीं है कि आप कंपनीज एक्ट को समझ सको, वो धीरे धीरे पहले आप नॉर्मल एक्ट पढ़ोगे, उसके बाद जाके लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, बोनस एक्ट, पेंशन एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट पढ़ोगे, फिर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे, फिर जाके कंपनीज एक्ट आएगा। ये सब टाइम लगेगा आगे। क्लियर है यहाँ तक। बेटा सू का मतलब होता है मुकदमा करना, केस करना, सू करना किसी को, SUE। ओके, राइटिंग ऑफ लॉसेस, इसका मतलब क्या है क्लास की जो रिजर्व कैपिटल है ना आपके पास, जो आप वाइंडिंग अप के टाइम में मंगाओगे, उस पैसे को लॉस राइट ऑफ करने के लिए आप नहीं यूज कर सकते। बट कैपिटल रिजर्व की बात करें तो कैपिटल रिजर्व को हम लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कंपनी को अगर हैवी लॉस हो रहा है, कैपिटल लॉस, तो हम उस कैपिटल लॉस से उस कैपिटल लॉस को कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर इसे कहीं नहीं दिखाया जाता, इसे दिखाया जाता है क्लास कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व को, ये रिजर्व एंड सरप्लस। ये तो मैंने पढ़ाया था ना क्लास आपको बैलेंस शीट में कि कैपिटल रिजर्व कहाँ दिखाया जाता है, अंडर द सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस,
और जो मेन हेड है वो क्या है क्लास, शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन रिजर्व कैपिटल को कहीं भी बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। बड़े 5 नाम तुम्हें अभी याद करने हैं, ठीक है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट करता है द यूज ऑफ द अमाउंट रिसीव एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पस। यानी कि आपने जो प्रीमियम का पैसा पब्लिक से लिया है, आप इनमें 5 कामों में ही इस पैसे को यूज कर सकते हो। यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा आपने लिया है ना, इन्हीं 5 कामों में आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। जैसे पहला, फुल्ली पेड बोनस शेयर। बेटा एक बार सवाल पेपर में पूछा गया था कि क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं, पार्टली पेड बोनस शेयर में, तो बेटा आंसर इज नो। फुल्ली पेड, सर फुल्ली पेड क्या होता है कि मैंने एक शेयर 10 रुपए खरीदा है और कंपनी को पूरे 10 रुपए पे कर दिए, दिस मीन्स फुल्ली पेड अप, कि सारे के सारे पैसे मैंने कंपनी को लौटा दिए। इसका मतलब शेयर्स जो है वो फुल्ली पेड अप है। तो फुल्ली पेड अप मतलब क्या होता है कि आप सारा का सारा पैसा लौटा चुके हो, दैट इज कॉल्ड फुल्ली पेड अप। ओके, अगला क्या है, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो मैंने आपको बताया कि कंपनी को स्टार्टिंग में बनाने का जो भी खर्चा होता है, दिस इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो राइट ऑफ करने के भी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, कंपनी फ्री में बोनस शेयर इशू करती है, 100% फ्री, लाइक 4:1। तो जिनके पास कंपनी के 4 शेयर्स हैं, कंपनी उन्हें फ्री में 1 शेयर दे देगी। जिसके पास 4 करोड़ शेयर है, कंपनी उन्हें फ्री में 1 करोड़ शेयर्स दे देगी। तो कंपनी, बताओ मेरे साथ साथ लर्न करो, कॉपी में लिख के भी देखना है इसको, ठीक है। पहला क्या है, फुल्ली पेड बोनस शेयर। दूसरा क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। कई बार बच्चों के दिमाग में आता नहीं कि सर राइट ऑफ एग्जैक्टली है क्या। एग्जैक्टली राइट ऑफ ये है, राइट ऑफ का मतलब ये है कि हमें उस चीज को खत्म करना है तो कहीं से तो काट के खत्म करेंगे ना। एग्जाम्पल, हम पब्लिक को फ्री में शेयर देंगे तो ऐसे ही थोड़ी उठाकर फ्री में दे देंगे, हमें उसका डबल इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा ना, उसका सेकंड इफेक्ट तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व से पैसा निकाल के अपनी जेब में डाल देते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये हमारी जेब में पैसा शेयर होल्डर ने दिया है और हम शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता कि ऐसे उठाया और दे दिया, नहीं, आपको सेकंड इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा ना, डबल एंट्री हर चीज की होगी, नहीं तो ऐसे अकाउंट्स कभी मैच नहीं करेगा और बैलेंस शीट कभी जिंदगी में मैच नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं क्लास, कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पैसा निकालते हैं और बोनस देते हैं। इवन कैपिटल रिजर्व से भी पैसा निकाल के हम क्या करते हैं, बोनस देते हैं पब्लिक को। अगला क्लास, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ द एक्सपेंस एंड कमीशन पेड ऑन डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। देखो, शेयर्स को तो हम डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकते इशू के टाइम पे, है कि नहीं, शेयर्स पे हम तो डिस्काउंट नहीं दे सकते, तो डिबेंचर्स पे हम डिस्काउंट देते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ द एक्सपेंस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि अगर तुमने एसपीआर का पैसा कलेक्ट कर रखा है तो तुम इस पैसे से डिस्काउंट दे सकते हो। किसको दे सकते हो डिस्काउंट, डिबेंचर्स को, ना कि शेयर्स को, ठीक है। बेटा डिबेंचर्स तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, डिबेंचर डम्पशन, अदरवाइज मैं तुमको बताता, मैं तुमको कुछ ऐसे बताता कि मान लो हमने पब्लिक को एक डिबेंचर दिया और पब्लिक से 100 रुपए ले लिया और डिबेंचर की फेस वैल्यू भी 100 रुपए है। तो हम पब्लिक को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 5 साल बाद 100 का 110 लौटा देंगे। 100 रुपए हमने पब्लिक से लिया है और हम पब्लिक को प्रॉमिस करते हैं, रिटर्न में कहते हैं कि हम 100 का 100, डिबेंचर कुछ नहीं है, आपको एक कागज दिया जाता है, आपसे पैसे उधार लिया जाता है। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, बॉन्ड और लोन की तरह होता है डिबेंचर, जिसको लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं, ठीक है। तो पब्लिक को कागज पकड़ा दिया और पब्लिक ने हमें 100 रुपए दे दिया और हमने पब्लिक से प्रॉमिस किया कि 5 साल बाद हम आपको 100 की जगह 110 लौटाएंगे। तो यानी कि हमने लौटाते वक्त 10 रुपए का फायदा हुआ या घाटा हुआ, लौटाते वक्त हमें 10 रुपए का फायदा हुआ या घाटा हुआ। तो ये जो प्रीमियम है ये घाटा है, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये जो 10 रुपए का हमें घाटा होता है, इस घाटे को हम कहां से झेल सकते हैं, एसपीआर से, ठीक है। और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी सेकंड टर्म में। तो जो भी ये नुकसान है क्लास, इस नुकसान को हम कहां से झेल सकते हैं क्लास, एसपीआर से, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो ये जो भी नुकसान है इसे क्लास हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, एसपीआर से, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना।
तो अगर हमें रिडम्पशन पे कोई भी प्रीमियम देना है, पैसा लौटाते वक्त हमें कोई भी प्रीमियम देना है, तो क्लास हम उस प्रीमियम के पैसे को कहां से रिकवर कर सकते हैं क्लास? एसपीआर से। लाइन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना, क्योंकि आपको बोल देगा। आपको कैसे बोलेगा कि बताओ इन चार में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम प्रीमियम के पैसे को यूज नहीं कर सकते। तो बताओ क्लास, फुल्ली पेड बोनस शेयर कर सकते हैं, पार्टली पेड बोनस शेयर नहीं कर सकते, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, डिस्काउंट अगर इशू पे दे रहे हैं डिबेंचर के, या डिबेंचर की रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हैं तो यूज कर सकते हैं, या फिर कंपनी अपने शेयर्स खुद मार्केट से खरीदेगी तो उसके लिए भी हम क्लास इसको यूज कर सकते हैं। कंपनी मार्केट से अपने शेयर खुद भी खरीद सकती है, दैट इज कॉल्ड बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक क्लियर है यहां तक? बाय बैक ऑफ शेयर्स, कंपनी जो है खुद के शेयर्स को बाय बैक कर सकती है, बेटा री इशू नहीं इशू, री इशू नहीं इशू, ठीक है। तो कंपनी अपने शेयर्स खुद ही मार्केट से खरीदेगी, दैट इज कॉल्ड बाय बैक ऑफ शेयर्स। उनमें भी कंपनी इस प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकती है। तो फटाफट क्लास जरा 2 मिनट का टाइम लेके कॉपी में इन पांचों के पांच कि कौन कौन से शॉर्ट में एक बार लिख के दिखाओ कि किन 5 काम में प्रीमियम का पैसा यूज किया जा सकता है। लिख लिया? तो इन्हीं 5 काम में कर सकती है क्लास, आपने ध्यान रखना, ठीक है। पहला काम बोनस शेयर देने के लिए, पहला काम बोनस शेयर्स वो भी फुल्ली पेड, बोनस शेयर्स वो भी फुल्ली पेड। दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तीसरा चौथा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और पांचवा क्या है क्लास? बाय बैक, कंपनी अपने शेयर्स को खुद जब खरीदेगी तब, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। जब कंपनी किसी को प्राइवेटली शेयर्स इशू करती है, आम जनता से हटके अगर प्राइवेटली शेयर्स इशू किया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। जब कंपनी कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल को शेयर इशू करती है क्लास, जो प्राइवेट मतलब प्राइवेटली उनको इशू किया था, आम जनता को शेयर इशू नहीं किया जा रहा है, किसी भी आम जनता को शेयर इशू नहीं किया जा रहा, प्राइवेटली शेयर इशू किया जा रहा है कुछ खास कैटेगरी के लोगों को, ठीक है। It means issue share to a small number of selected group of investors privately to raise capital, not to general public. This investor usually are class basically बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं क्लास, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ठीक है। तो उन लोगों को शेयर इशू किया जाता है, ओके। शेयर्स कांट सेल मिनिमम फॉर 3 years लॉक इन पीरियड। बेटा लॉक इन पीरियड पता है क्या होता है? लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड मतलब इतने टाइम के लिए शेयर्स को लॉक कर दिया जाता है कि आप इतने टाइम में किसी और को शेयर क्लास इशू नहीं, अंडर द टेबल नहीं है, अंडर द टेबल नहीं है, बस ये है कि ये चीज आम जनता के लिए नहीं है। जैसे कई बार गाड़ी बनाने वाली कंपनी ना कुछ स्पेशल कार बनाती है जो आम जनता के लिए नहीं होता है, जो सिलेक्टेड लोगों के लिए कंपनी बनाती है, ठीक है, स्पेशल एडिशन, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये कोई ऐसा नहीं है, घूस जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्लास, चेक करो यहाँ पे, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है क्लास? बेसिकली कि इतने टाइम के लिए क्लास ये आपका पैसा लॉक हो जाता है। कोई भी शेयर्स दिया, लॉक इन पीरियड हो गया कि भाई इतने टाइम के लिए क्या हो गया, पैसा आपका लॉक हो गया, तो आप इससे ज्यादा टाइम के लिए, इससे कम टाइम के लिए आप इसे बेच नहीं सकते। इसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड, कि ये लॉक हो गया कि मैं 3 साल तक लॉक हो गया कि 3 साल से पहले आप इसे बेचोगे नहीं, ठीक है, फॉर 3 years लॉक इन पीरियड। और सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले भी कि जब कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करने का प्रपोजल रखती है, जब कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करने का प्रपोजल रखती है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। आईपीओ मतलब क्या है क्लास? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियली फर्स्ट टाइम जब कंपनी क्लास शेयर्स इशू करती है
तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ। ओके, एरियर पे 10%, एडवांस पे 12% पर एनम का है टेबल एफ अकॉर्डिंग। तो इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर एडवांस सिलेबस में नहीं है, तो बहुत कम चांस है कि ये पूछा जाए, तो फिर भी जो है आसपास का मैंने करा दिया आपको। कॉल्स इन एरियर कहाँ दिखाते हैं बेटा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं कॉल्स इन एरियर? डिडक्ट करते हैं कहाँ से? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से। कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से डिडक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट मतलब जो आपने पैसा जब्त कर लिया है, एडेड इन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जो शेयर फॉरफिटेड है वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि एडवांस इनकम आपको पता है लायबिलिटी होती है, तो सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी और मेन हेड है इसका करंट लायबिलिटी। ओके, हाँ, जो रीशो टाइम पे मैंने बैलेंस शीट सिखाया आपको उसी में ही। अच्छा, और कैपिटल रिजर्व तो हमने अभी पढ़ लिया, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे एसपीआर हो, चाहे जीआर हो, कोई भी एनी काइंड ऑफ रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व होते हैं लाइक डीआरआर, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, आरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, उसका मेन हेड जो है वो है शेयर होल्डर फंड और सब हेड जो है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस है और मेन हेड है शेयर होल्डर फंड। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, बट आपको इसकी बस बेसिक थ्योरी पढ़नी है। ईसॉप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो बहुत अच्छे से समझना ईसॉप को। लेकिन ईसॉप से पहले मैं आपको एक समझाता हूँ टॉपिक, सरेंडर ऑफ शेयर्स। अच्छा, बात समझना, हम दो दोस्त हैं, ए और बी। हम दोनों ने शेयर्स खरीदे कंपनी के, हम दोनों ने एप्लीकेशन पे की, हम दोनों ने अलॉटमेंट पे की, हमने फर्स्ट कॉल नहीं पे की। कंपनी ने मुझे वार्निंग दी कि भाई नहीं पे करोगे तो हम आपके शेयर जब्त कर लेंगे। तो मैं कंपनी के पास गया और मैंने जाके कंपनी को अपने शेयर्स पकड़ा दिए। मैंने कहा ये ले लो, मेरे बस की नहीं है, मैं आगे और पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा। दिस इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स। मैंने शेयर्स को सरेंडर कर दिया, भाई मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरा दोस्त जो है उसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया। कंपनी ने वेट किया लास्ट टाइम तक, फिर कंपनी ने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिए, फॉरफिट कर दिए। तो बच्चे बोलते हैं सर दोनों केस में आपको क्या फायदा हुआ, आपने सरेंडर कर दिए। तो कोई फायदा मुझे एक्स्ट्रा नहीं हुआ, बस एक नॉर्मल कंपनी की तरफ से एक ऑप्शन है कि अगर तुम नहीं दे सकते शेयर्स के पैसे तो तुम शेयर्स को सरेंडर कर दो। बस, तुम नहीं करो तो भी एक ही बात है, तुम्हारे पैसे जब्त हो जाएंगे। सरेंडर करोगे तो भी तुम्हारे पैसे जब्त तो होने ही है। ऐसा नहीं कि मैं सरेंडर कर दूंगा तो कंपनी मुझे कोई सर्टिफिकेट दे देगी और कंपनी मुझे बोलेगी कि भाई कि फॉरफिट नहीं करेंगे हम तुम्हारे पैसे। ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे तो जब्त हो ही जाने हैं। बस इसमें क्या है कि एक अच्छी बात है, ठीक है यार मैं जानता हूं मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैंने फॉरफिट कर दिया, बस यही इसको बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। ओके, चलो और कुछ बेसिक डिटेल फिर हम ईसॉप पे चलेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा लगभग 15 मिनट्स का। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी, बेटा मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज प्रिस्क्राइब बाय द सेबी। सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से समझना क्लास, जो टॉपिक ये बता रहा हूं, ठीक है, कि एप्लीकेशन पे जो आपका एप्लीकेशन मनी होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मिनिमम कितना परसेंट आप ले सकते हो? 5%। मिनिमम कितना परसेंट ले सकते हो आप? 5% आप मिनिमम ले सकते हो। समझ रहे हो बात को? 5% जो है मिनिमम आप ले सकते हो। कंपनीज एक्ट कहता है, या देखो, और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज प्रिस्क्राइब बाय सेबी, या फिर सेबी जो बोलेगा उस हिसाब से आप ले सकते हो। यानी कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि एप्लीकेशन पे कम से कम हम 5 रुपए लेंगे, या जो सेबी बोलेगा वो ले लेंगे। बात सुनो, एज पर द कंपनीज एक्ट की, अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट कहता है कि कितने रुपए क्लास जो है आप ले सकते हो। यहां पे मुझे बताओ, सिर्फ 5% आप लोगे एप्लीकेशन पे, लेकिन सेबी कहता है 25%। तो क्लास सेबी के अकॉर्डिंग 25% मिनिमम और कंपनीज के अकॉर्डिंग 5%। कंपनीज के अकॉर्डिंग 5% है और सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम कितना है क्लास? 25%। और क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है कि हम 5% या सेबी जो बोल रहा है
तो क्लास रूल क्या हो गया क्लास आपका 25% का हो गया। ओके, अच्छा अगर तुम एक क्वेश्चन बना रहे हो, बात को समझना, अगर तुम एक क्वेश्चन बना रहे हो उसमें 25% कहीं भी नहीं दिया गया है, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं ऑलरेडी, नहीं दिया गया और 5% दिया गया, 25 नहीं दिया गया है, तो भैया आप 5 पे टिक करोगे क्योंकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पूछा होगा वो और लिखा भी होगा एज पर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट कहता है 5%, लेकिन कंपनी एक्ट ये भी कहता है कि हम सेबी की बात मान लेंगे फाइनली। तो सेबी ने कितना कहा क्लास 25%, तो एज पर सेबी 25%, कंपनी 5%, और इन दोनों कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा कभी। मतलब आप ये मत सोचना कि सर इसमें हम फंस जाएंगे, फंसोगे नहीं। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 5%, सेबी के अकॉर्डिंग 25%। अच्छा, दो कॉल के बीच में कम से कम गैप कितना होना चाहिए? दो कॉल के बीच में कम से कम गैप कितना होना चाहिए? 1 महीने का। ये मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में 1 महीने गैप होना चाहिए। अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25%। किसी भी एक कॉल का पैसा, यहाँ पे कॉल की बात हो रही है, एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही, कॉल की, तो किसी भी एक कॉल का पैसा 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कितने दिन का नोटिस देना है क्लास शेयर होल्डर को पैसे जमा करने के लिए? जब कॉल ड्यू करी जाएगी तो आपको कितने दिन का नोटिस देना है क्लास? 14 डेज का, यानी कि 14 दिन के अंदर आप ये पैसा हमको लौटा दोगे। और इवन कंपनी शेयर्स को कैंसिल करने से पहले भी, कंपनी शेयर्स को कैंसिल करने से पहले भी कितने दिन का नोटिस दे देती है क्लास? 14 डेज का नोटिस कंपनी क्लास दे देती है शेयर्स को कैंसिल करने से पहले भी। ओके, एक मैंने आपको डिस्कस किया था कभी, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स याद है? स्वेट पसीना, आपको पसीने से याद रखना है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी देखो, जनरली क्लास मैंने आपको बताया भी कि जनरली कंपनी डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं करती। जनरली क्लास सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट मतलब मनाई, प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? बिल्कुल मना, सख्त मना। दो वर्ड होता है, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड और एक होता है प्रोहिबिटेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ना, लेकिन हाँ कुछ शर्तों को यूज करके हम हाँ कह सकते हैं। लेकिन प्रोहिबिशन मतलब बिल्कुल नहीं, सिगरेट पीना मना है, विच इज प्रोहिबिटेड। तो भैया कंपनी का मालिक भी सिगरेट नहीं पी पाएगा कंपनी के अंदर, विच इज प्रोहिबिटेड। ओके, उसी तरीके से क्लास रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या है कि हाँ भाई रेस्ट्रिक्ट है, आम जनता के लिए मना है कुछ काम करके कुछ स्पेशल, तो ये प्रोहिबिट। तो ये कंपनी कहता है भैया डिस्काउंट में आप शेयर इशू नहीं कर सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जिनको डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है और 100% तक का भी डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा था आपसे कि कंपनी जो है वो अपने प्रमोटर्स को फ्री में शेयर इशू कर देती है, दैट इज 100% डिस्काउंट। ओके, चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है क्लास ईसॉप का, अच्छे से पढ़िए क्लास, इसको एंड करते हैं। नाम से पता पड़ रहा है क्लास, इसको बोलते हैं ईसॉप एम्प्लॉय। तो ये किसके लिए है बेटा? एम्प्लॉय के लिए, फैक्ट्री के वर्कर के लिए नहीं है, ये एम्प्लॉय के लिए है। किसके लिए है? एम्प्लॉय के लिए। स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स, ऑप्शन का मतलब क्या होता है? नॉट मैंडेटरी। ऑप्शन मतलब क्या है? मैंडेटरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम लो चाहे मत लो, ऑप्शनल है। और पी से क्या होता है क्लास? ईसॉप प्लान, या प्लान की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एक शेयर होल्डर है, एक कंपनी का एम्प्लॉय है जो बार बार कंपनी को छोड़ के जाने की धमकी देता है, मैं चला जाऊंगा, मुझे वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं, मैं काम नहीं करूंगा। और वो अच्छा एम्प्लॉय है, ईमानदार एम्प्लॉय है, और साथ में क्लास वो एम्प्लॉय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ओके, तो उसके पास कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है। अच्छा एम्प्लॉय, तो कंपनी चाहती है कि यार ये क्यों बार बार जाने की बात करता है, तो कंपनी का मालिक एक दिन इसको बुलाता है, ध्यान समझना, कंपनी का मालिक इसको बुलाता है, कहता है यार इधर आ जाओ। ये कहता है ठीक है सर बताइए। तो कंपनी का मालिक कहता है कि हम आज आपको एक ऑफर देते हैं, ऑफर लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? ऑफर नहीं क्लास, ऑफर लेना या ना लेना ये क्लास मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, ऑफर लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी है। क्या ऑफर है सर? वो शेयर जिसकी आज मार्केट वैल्यू 10 रुपए है, हम तुम्हें 6 रुपए में दे देंगे, या हम तुम्हें 4 रुपए में दे देंगे। तो ये 4 रुपए क्या हो गया? ऑफर प्राइस। 4 रुपए क्या हो गया? ऑफर प्राइस। तो कंपनी कहती है 10 का शेयर तुम्हें 4 में दे देंगे, और ऐसे तुम्हें 1 करोड़ शेयर देंगे। 1 करोड़ से ज्यादा हो गया क्लास, हम आपको 1 लाख शेयर देंगे, 1 लाख शेयर देंगे।
जिसकी मार्केट वैल्यू आज 10 रुपए है, हम तुम्हें 4 रुपए में दे देंगे, बस तुम्हें 4 रुपए देना है। तो बताओ क्लास कितने का फायदा हो गया पर शेयर पे उसको? ऑप्शन कितना फायदा हुआ? 6 रुपए। और 1 लाख शेयर पे कितने का फायदा हो गया? 6 लाख रुपए। तो कंपनी कहती तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लेना नहीं लेना। तो एम्प्लॉय बोलता भाई ये उपकार क्यों कर रहे हो आप मेरे ऊपर? तो कंपनी कहती है लेकिन एक शर्त है, हम तभी तुम्हें 10 वाले शेयर यानी 10 लाख के शेयर तुमको 4 लाख में दे देंगे, तुम्हारा 6 लाख का फायदा करा देंगे। बट एक कंडीशन है, एक शर्त है कि तुम्हें इतने टाइम के लिए कंपनी में काम करना पड़ेगा। तुम्हें इतने टाइम में कंपनी में काम करना पड़ेगा। क्लियर है क्लास? यहां तक क्लास कंपनी के एक्सपेंसेस है, ये कंसॉप के एक्सपेंसेस डालेगी, एम्प्लॉय स्टॉक के एक्सपेंस होते हैं उस एक्सपेंस से कवर करेगी। एम्प्लॉय स्टॉक एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वहां से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे क्लास उसे एक पर्टिकुलर टाइम तक, ताकि वो बार बार छोड़ने की बात ना करे कि मैं चला जाऊंगा यहाँ पे, मैं काम नहीं करूंगा, ऐसी चीजें रिपीट ना हो। समझ रहे हो बात को? तो कंपनी एम्प्लॉय को लंबे समय तक रोकने के लिए उन्हें क्लास क्या करती है? क्लास उनको अपनी कंपनी के स्टॉक दे देती है, उन्हें अपनी कंपनी का मालिक बना देती है। 1 लाख शेयर्स का मालिक बन जाएगा वो। तो वो क्या सोचेगा कि ठीक है यार, इतने टाइम में काम कर लेता हूं, काम करके ये शेयर मुझे मिल जाएंगे, छोड़ना होगा तो बाद में छोड़ दूंगा, ये सोच के वो रुक जाता है। ये सोच के क्लास वो रुक जाता है। क्लियर है यहां तक? बेटा सभी एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता ईसॉप्स, जो कुछ खास एम्प्लॉय जिनको तुम रोकना चाहते हो, सीधी बात है। कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं, आम जनता को नहीं दिया जाता बेसिकली। ठीक है? क्योंकि आम जनता जो है ना, वो शेयर के प्राइस को बढ़ाने में इतनी मेहनत नहीं कर सकते जो कंपनी के बड़े एम्प्लॉयज कर सकते हैं। ठीक है? तो अब ये मान लो कोई डायरेक्टर है, ये कोई डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर क्या सोचेगा कि यार अगर आज शेयर का प्राइस 10 रुपए है, मुझे 4 में मिल रहा है, अगर मैं कंपनी के लिए अच्छे से मेहनत करूंगा, तरक्की कंपनी को दिलाऊंगा, तो ये शेयर 10 की जगह कितने का हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। तो मेरे पास अगर आज 1 लाख शेयर है, मैंने 4 लाख में खरीदे, तो मैं इसे 1 करोड़ का बेच के निकल लूंगा। समझ रहे हो? मैं 1 करोड़ का बेच के निकल, तो फायदा है। तो वो कंपनी के लिए ईमानदारी से मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, ताकि कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ें। और कंपनी के शेयर के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो उसके शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे, उसका भी फायदा, कंपनी का भी फायदा। इसे बोलते हैं क्लास ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। लेकिन अगर इसने इस पर्टिकुलर पीरियड से पहले ही छोड़ के भाग गया, तो उसको वो शेयर नहीं मिलेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, क्लास कंपनी ने अगर इसको इस पर्टिकुलर टाइम से पहले निकाल दिया क्लास, तो भी ये शेयर क्लास उसको नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ? बट अब आप ये मत सोचना कि सर कंपनी तो उसे निकाल ही देगी, कंपनी उसका पागल बना देगी। मैंने आपसे कहा कि ये किसी छोटे मोटे शेयर होल्डर के लिए नहीं होता, सॉरी छोटे मोटे एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता। तो जो कंपनी के अच्छे लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको कंपनी ऐसे पागल बना के नहीं निकाल सकती है। वैलिड रीजन अगर मिलेगा तो ही निकाल पाएगी, अदरवाइज कंपनी का मेन मोटो ये नहीं है कि लास्ट में उन्हें शेयर नहीं देना है, बस उनको पागल बना के 2 साल रोके रखना है। कंपनी का ये मोटो नहीं है। कंपनी का मोटो ये है कि वो मोटिवेट हो और काम अच्छे से करे। समझ रहे हो बात को? तो आप ये मत सोचना कि उनको निकाल दिया जाएगा। ओके? तो इस पूरी कहानी को बोलते हैं क्लास क्या? ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और जैसे ही वो डेट पूरी हो जाएगी, वो एलिजिबल हो जाएगा सस्ते में शेयर्स को लेने के लिए। आ रही है बात समझ? तो उसे थोड़ा टाइम दिया जाएगा, वो चाहे तो वो सस्ते में शेयर्स को ले सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब पढ़ते हैं क्या है क्लास के अंदर। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम यानी ESOS या ESOP, it means option granted by the company to its employee, whole-time director, officers to subscribe the shares at a price lower than the market price. Lower than the market price. Class, lower than the market price. यानी कि मार्केट प्राइस से बहुत कम दाम में कंपनी इनको शेयर इशू करती है। इट इज एन ऑप्शन, नॉट एन ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, ये भैया ऑप्शन है, लाइबिलिटी नहीं है, थोपा नहीं जा रहा तुम्हारे ऊपर तुम इसे खरीदो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। क्योंकि ये डिस्काउंट में दिया जा रहा है, ध्यान सुनना, क्योंकि ये डिस्काउंट में दिया जा रहा है, इसीलिए क्लास इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या कहते हैं क्लास? स्वेट इक्विटी शेयर्स।
यानी जिन लोगों ने कंपनी के लिए पसीना बहाया है, बहुत मेहनत करी है, उन शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्लास स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, आगे देखो क्लास के बाद क्या लिखा है। स्वेट इक्विटी इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू क्लास ईसॉप, यानी कि स्वेट इक्विटी जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वाइडर कॉन्सेप्ट है। स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है क्लास? वाइडर कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर जो प्रमोटर को शेयर इशू किया जाता है वो भी स्वेट इक्विटी के अंदर ही आता है, कंपनी को बनाने के ना, इनकॉर्पोरेटिंग। पता ना क्लास प्रमोटर को शेयर क्यों दिए जाते हैं? ये प्रमोटर ने कंपनी को बनाया है, इसीलिए प्रमोटर को दिया जाता है। ओके क्लास, यहां पे लिखा है शेयर्स अंडर ईशॉप स्कीम लॉक्ड फॉर मिनिमम पीरियड 1 ईयर, यानी कि तुमको जब शेयर अलॉट किया गया है कम से कम उसके 1 साल तक तुम शेयर को नहीं बेच सकते। पता क्या होता है? पता ये लॉक इन क्यों लगाया गया है? बात समझना। 1 करोड़ के शेयर्स हैं, 1 करोड़ के शेयर्स हैं, मुझे मिल गए 4 लाख में। तो मैं सोचता हूं कि यार मेरे पास तो 4 लाख भी नहीं है देने को, मैं कहां से लूंगा शेयर्स? मेरे पास तो 4 लाख भी नहीं है देने को। तो मैंने दोस्त से बोलता हूँ, भाई सुन, तू मुझे 4 लाख रुपए दे दे, तू मुझे 4 लाख दे दे, मैं तुझे 1 करोड़ के शेयर खरीद दे दूंगा, फायदा दोनों रख लेंगे आधा आधा। तो इसीलिए इस कंपनी कहती है कि भैया आप इस शेयर्स को बेच नहीं सकते कम से कम 1 साल तक, तो मिनिमम 1 साल तक तो नहीं बेच सकते। हाँ, उसके बाद तुम करना चाहो इस काम कर सकते हो, बट कम से कम 1 साल के लिए नहीं बेचोगे। तो ये इंसान थोड़ा सा कतराएगा किसी और को देने से पहले, और कोई और भी आपको नहीं देगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा क्लास, जो क्लास आर्मी में लोग होते हैं ना, जो आर्मी में लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका एक आर्मी कार्ड बनता है। मे बी क्लास आपके रिलेटिव पेरेंट्स या कोई भी हो क्लास जानकार का, आर्मी में जो लोग होते हैं उनका एक कार्ड बनता है, ठीक है, कैंटीन। तो वो कैंटीन से क्या कर सकते हैं? चीजों को सस्ते दाम में ले सकते हैं। तो मान लो उन्होंने कैंटीन से कोई कार खरीदी, और आर्मी में जो पर्सन है उसका नाम मान लो अतुल है। अतुल ने कोई कार खरीदी, ओके, तो वो कार को बेच नहीं सकता, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो लॉक इन हो जाता है, आप उसे बेच नहीं सकते, पर्टिकुलर टाइम तक आप उसे बेच नहीं सकते। नहीं तो क्या होगा, कोई अतुल का दोस्त होगा, बोलेगा यार क्या नाम है, गाड़ी ले ले, मुझे बेच दियो अगले दिन, है कि नहीं? अगले दिन मुझे बेच दियो भाई तू, मतलब तेरे नाम से लेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, अतुल को डिस्काउंट मिल जाएगा जो है कार्ड के हिसाब से, और मुझे बेच दियो। तो सरकार इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए सरकार कहती है कि भैया अगर तुमने गाड़ी ली तुम बेच नहीं सकते। अब इसका दोस्त अगर 1 साल तक रुकने को तैयार है और 1 साल तक अतुल पे भरोसा कर सकता है, क्योंकि कल को अतुल ने पैसे ले लिए और गाड़ी भी नहीं दी, तो क्लास दूसरा जो दूसरा दोस्त है वो कभी भी इस बात को साबित नहीं कर पाएगा कि गाड़ी उसकी है। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे क्या होता है, ये कहता है 1 साल तक आप इसे एटलीस्ट 1 साल तक तो नहीं बेचोगे आप, भाई जो गाड़ी लेगा इतनी उम्मीद करेंगे 1 साल में तो नहीं बेचेगा। इसीलिए क्लास स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी ईसॉप जो है वो कम से कम 1 साल के लिए क्या हो जाता है? लॉक इन हो जाता है। अब कहानी जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? एग्जैक्टली exactly, कार भी मिलती है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या क्या है। खैर उस चीज में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, अब इस डेट को दोनों की बातचीत हुई, इसे बोलते हैं क्लास ग्रांट डेट। ग्रांट वो ऑफर है जो हम उसको दे रहे हैं, और ग्रांट डेट का मतलब क्या है? जिस डेट पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने अग्रीमेंट किया। ध्यान सुनना, जिस डेट पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ने अग्रीमेंट किया है कि हम आपको सस्ते दामों में शेयर देंगे अगर आप हमारे साथ इतने टाइम के लिए रुक जाते हो। तो जितने टाइम के लिए वो रुकेगा उसको बोलते हैं सीएसपी, कंडीशनल सर्विस पीरियड, या इसको बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। अगर वो इतने दिन तक रुक जाता है, इस डेट को लास्ट डेट हो गई यानी कि कंडीशन पूरी हो गई, तो उस डेट को बोलते हैं वेस्टिंग डेट। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग डेट। यानी कि इस डेट को वो क्लास उसका ऑफर जो है वो क्लेम कर सकता है, उसको सस्ते शेयर्स मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं वेस्टिंग डेट। लेकिन ये थोड़ी कि अभी 3 साल पूरा हुआ, 3 साल के तुरंत बाद ही आप उसको बोलो भाई तू आज खरीद, आज ही खरीद, आज नहीं खरीदेगा तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब खराब हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नहीं, हम उसे फिर भी इस डेट के बाद भी उसको टाइम देते हैं। मान लो 30 डेज का टाइम दे दिया या 90 डेज का टाइम दे दिया इस डेट के बाद भी, कि देख भाई यहाँ पे तेरी शर्त पूरी हो गई, यहाँ पे तू बन गया, हमारी कंपनी में शेयर्स लेने का अधिकार तेरे को मिल गया, तू 3 साल काम कर चुका है, लेकिन अब अगले 90 दिन के अंदर जरूर ले लेना तुम शेयर, नहीं तो तुम्हारा ऑफर खराब हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज पीरियड।
और 90 दिन के बाद जो डेट आता है उसे बोलते हैं एक्सरसाइज डेट। यू कैन से दैट एक्सरसाइज डेट इज द लास्ट डेट जिसमें आप शेयर्स जो है कंपनी के सस्ते दाम में ले सकते हो, ऑफर का लाभ उठा सकते हो, वो लास्ट डेट है। इसको बोलते हैं एक्साइज पीरियड। जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना उसको उसको बोलते हैं एक्साइज पीरियड। और 1 साल तक उस शेयर को बेच नहीं सकता। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास? इंस्पायर करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉय को, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे हर एक चीज़ों में। और एक तरीके से मॉनेटरी इंसेंटिव है मोटिवेशन का, और लॉन्गर स्टेबिलिटी, एम्प्लॉय लंबे समय तक टिक सके और एम्प्लॉय जल्दी जल्दी कंपनी को छोड़ के जाने की बात ना करे। तो ये था क्लास कंपनी के पूरे शेयर्स का कंप्लीट रिवीजन। आप एक दिन बस निकाल लो, एक दिन मॉर्निंग में 2 घंटे 2.5 घंटे आप निकाल लो। ओके, तो आप इन सब चीज़ों को क्लास आराम से कर सकते हो। आप 1-2 दिन का टाइम, मतलब एक दिन किसी भी दिन टाइम निकाल लो, और इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, सारी के सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लो, एटलीस्ट रट्टा नहीं मार के समझ लो। और कुछ परसेंटेज है इसके अंदर, तो उनको अच्छे से क्लास लिख के रख लो, ताकि बिफोर एग्जाम एक शॉर्ट रिवीजन आप करके जा सकते हो। ठीक है, हालांकि मैंने शॉर्ट ही बनाया है और सिंपल लैंग्वेज में ही बनाया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे।